हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे, गोली दर्पण का समीकरण और सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण में रेखीय आवर्धन क्या होता है। चलिए हेडिंग का नाम डालिए, दर्पण में रेखीय आवर्धन। मैग्निफिकेशन इन मिरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। दर्पण में रेखीय आवर्धन क्या है? तो जैसा कि आप लोग पढ़े थे कि किसी भी वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो उस वस्तु की कुछ ना कुछ लंबाई होती है और प्रतिबिंब की भी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। तो दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण में रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे सामान्यतः स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है। क्लियर बच्चों? तो चलिए परिभाषा लिखते हैं कि दर्पण में रेखीय आवर्धन किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर बच्चों? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। तो प्यारे बच्चों, एक फार्मूला बनता है रेखीय आवर्धन का कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण में रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे सामान्यतः m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। इसका सिंबल के रूप में लिखेंगे फार्मूला, तो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को बच्चों हम I से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की लंबाई को O से। तो इस प्रकार m बराबर I/O। क्लियर बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखें। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब v व u के पदों में रेखीय आवर्धन m बराबर v/u। क्लियर बच्चों?
अब चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार देखा जाए तो चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार यहाँ पर यम बराबर बनता है माइनस वी अपान यू। क्लियर? तो रेखीय आवर्धन का जो समानता परिभाषित करने वाले पद से जो फार्मूला बनता है यम बराबर आई अपान ओ, और वी व यू के पदों में होता है यम बराबर माइनस वी अपान यू। क्लियर? अर्थात इस तरीके से हम लिख सकते हैं बच्चों, अगर इक्वेशन फर्स्ट माने और इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू, ये बनता है दर्पण में रेखीय आवर्धन का फार्मूला। जब एक नंबर में पूछा जाए तो आपको केवल इतना लिखना है, परिभाषित कर देना है, उसके बाद उस फार्मूला लिख देना है, आपकी इच्छा है भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो ये था रेखीय आवर्धन। कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी? चलिए आगे देखते हैं। नोट करके लिखना है कि रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। कोई मात्रक नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्यों नहीं होता है, तो आपको पता है कि यह समान भौतिक राशियों का अनुपात है। यम बराबर आई अपान को, ऊपर की लंबाई है नीचे भी लंबाई है, अगर लंबाई का मात्रक ऊपर नीचे रखा जाए तो दोनों कट जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर यम का कोई मात्रक नहीं निकलता है। क्लियर? तो रेखीय आवर्धन दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे इस मान m से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यम बराबर आई अपान ओ, जहां आई क्या है प्रतिबिंब की लंबाई और ओ क्या है वस्तु की लंबाई। और v और u के पदों में देखा गया तो यम बराबर क्या बना माइनस वी अपान यू। क्लियर बच्चों? अब चर्चा हम करेंगे कि ये फार्मूला यम बराबर माइनस वी अपान यू आया कैसे। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। हेडिंग का नाम लिखिएगा, दर्पण में रेखीय आवर्धन के सूत्र का नियम। कैसे आया है फार्मूला, इसकी रीडिंग करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए बनाते हैं बच्चों। अवतल दर्पण में फर्स्ट पॉइंट, तो एक रचना करते हैं। सबसे पहले हम लोग माना एक अवतल दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव क्या है P और वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस L और A है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसी दर्पण के सामने एक वस्तु रखते हैं AB, जिसकी लंबाई हम मानते हैं बच्चों कितना O।
लंबाई क्या ले लिया जाए, ओ। क्लियर। जो कि दर्पण से कितनी दूरी पर है स्थित है, यू दूरी पर स्थित। प्यारे बच्चे इसका प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग, चलिए बनाते हैं। एक हम दर्पण के ध्रुव पर आपतित करते हैं प्रकाश की किरण को, तो परावर्तन के नियमानुसार एक कोण आई हो गया और एक कोण आर। तो परावर्तन के नियमानुसार यहां पर प्रकाश की किरण परावर्तित होती। एक और ले लेते हैं हम लोग यहां पर दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि पता है आप लोग को कि दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है परावर्तित किरण। वैसे हमको लेना तो दो ही, लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कौन कौन से लेना है, मुख्य अक्ष के समांतर लेना है कि वक्रता केंद्र से लेना है। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो हमें केवल आवश्यकता है u और v, तो ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पर अप्लाई किया जाए जिससे u और v मिलने का चांस ज्यादा है। तो इन दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पर मिल रही हैं बच्चों, इनका नामकरण कर देते हैं a डैश और ये है v, जो कि दर्पण से इसकी दूरी कितना ले लिया जा रहा है, v। क्लियर बच्चों, बात समझ में आई। तो इस तरीके से देखा जाए बच्चों, यहां पर एक त्रिभुज ए बी पी बना और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश पी बना, और इस प्रतिबिंब की लंबाई कितना ले लिया जा रहा है, आई। ध्यान देना बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई आई। कैसे बात समझते हैं, फिगर समझ में आ गया तो सूत्र डेरिवेशन हो जाएगा कि माना एक अवतल दर्पण क्या है, एमोनियम को, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य फोकस या फिर दर्पण के सामने U दूरी पर एक वस्तु AB रखी गई जिसका प्रतिबिंब C व F के बीच में A डैश B डैश बनता है, जो कि दर्पण से कितनी दूरी पर है, B दूरी पर, जिसकी लंबाई क्या ले लिया गया, I, और वस्तु की लंबाई O। क्लियर। तो A यहाँ पर देखा जाए बच्चों चित्र से AB का मान प्लस O और A डैश B डैश का मान माइनस I, चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार बताया गया था कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर ली गई दूरी धनात्मक और नीचे की ओर ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। उसके बाद PA की वैल्यू होगी माइनस U और PA डैश की वैल्यू होगी माइनस V। क्लियर बच्चों, ये चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार, चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार। क्लियर, ये सब जितने भी मटेरियल लिए गए चिन्ह परिपाटी के। अब देखते हैं बच्चों त्रिभुज, उसी चित्र में त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P। यार बच्चों अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखा दें तो समरूप दिखाने से हमें मिल जाएगा कि इनकी संगत हो जाए, समानुपाती होंगी, और यहीं से निकल जाएगा मैटर कि m बराबर I अपान O बराबर माइनस B अपान E। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर पहले वाले त्रिभुज में कोण BAP और दूसरे वाले त्रिभुज में कोण B डैश A डैश P, ये दोनों 90 डिग्री एंगल और एंगल समकोण बना रहे हैं। अच्छा, दूसरा देखते हैं कोण APB बराबर कोण A डैश PB डैश, ये दोनों कोण देख रहे बराबर है। और कैसे बराबर बच्चों, शेषाभिमुख तो है नहीं, यहाँ पर उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ है कैसे, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बताया गया था पीछे। भाई कोण आय और कोण आर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो त्रिभुज में APB बराबर कोण A डैश P B डैश।
अतः त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। अतः त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज A'B'P। अच्छा, जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती में होगी। तो चलिए समानुपाती हो गए तो यहाँ पर पहले त्रिभुज में भुजा AB, इसकी संगत A' B' और बराबर, और पहले वाले त्रिभुज में PA और दूसरे वाले त्रिभुज में PA'। क्लियर? इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐतिहासिक का आगे फर्स्ट न मानिए, आगे चलते हैं। तो फिर बच्चों अब हम AB और A' का मान रखते हैं। AB का मान है +O, AB' का मान है A' का -I, और PA की वैल्यू क्या है? -U, और PA' की वैल्यू है -V। फिर बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या मैटर बचा? इनको या करके लिख सकते हैं कि I/O बराबर -B/U लिख सकते हैं। उल्टा कर दिए व्युत्क्रम, I ऊपर और नीचे, B ऊपर U नीचे, और यहाँ पर माइनस है, माइनस चिन्ह से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया गया। इधर माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस, इधर माइनस हो गया। अब ये मिल गई बच्चों, तो m बराबर I/O। क्योंकि आप पढ़े हैं क्या? क्योंकि m बराबर I/O, तो इसलिए m बराबर -B/U। परिभाषा आपका कहता है कि आपकी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m बराबर I/O बना। अब ये I/O किसके बराबर आया? -B/U। इस प्रकार m बराबर -B/U। कॉपी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सूत्र डेरिवेशन बढ़िया से तैयार रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और नोट करके याद रखना, यही उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है। यही सूत्र जो है उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है। याद रखना बच्चों। क्लियर? तो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल है, दोनों के लिए फार्मूला m बराबर I/O बराबर -B/U, और दर्पण समीकरण में भी वही फार्मूला F1/F बराबर 1/B + 1/U। क्लियर बच्चों? तो काफी अच्छे सूत्र डेरिवेशन में मेहनत करिए, और अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच सके। देखते बच्चों कि आप लोग जो है देखने वालों की संख्या ज्यादा रहती है, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले की संख्या कम रहती है। तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सभी वीडियो मिल पाएंगे, नहीं तो एक वीडियो आप देखेंगे उसके बाद फिर वीडियो आपको मिल नहीं पाएगा। तो मेहनत करिए, लापरवाही मत करिए, अच्छे से लगे रहिए, और लॉकडाउन का ऑनलाइन क्लास की फायदा उठाइए। क्लियर? तो चलते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों भी हम परिभाषा के अनुसार यहाँ पर हम रेखीय आवर्धन को परिभाषित किए कि दर्पण में रेखीय आवर्धन के जो फार्मूला बना m बराबर I/O, ये तो परिभाषा अनुसार था, लेकिन वास्तव में आवर्धन होता क्या है? तो प्यारे बच्चों आवर्धन जो है वह किसी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति और उसके आकार के बारे में जानकारी देता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, इस चीज की जानकारी देता है कौन? रेखीय आवर्धन। और यहां से ये भी ज्ञात होता है कि कौन सा दर्पण होगा, अवतल होगा कि उत्तल होगा। तो रेखीय आवर्धन यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई जो है इसके बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला, और इसके अलावा जो मेन इसका पार्ट है वो ये है कि रेखीय आवर्धन दर्पण को पहचानने कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, और ये भी बताता है कि जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी और उसका आकार कैसा होगा। क्लियर? तो ये चीज। तो चलिए देखते हैं बच्चों कुछ
न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। कुछ विशेष स्थितियां, मेरे बच्चे जो पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एकदम मस्ट। अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और अच्छे से लग जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यदि आवर्धन अर्थात यम क्या हो बच्चों? ऋणात्मक। यदि यम ऋणात्मक तब प्रतिबिंब की प्रकृति, तब प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा क्लियर बच्चों? यदि यम का मान ऋणात्मक तब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा, यदि यम का मान पॉजिटिव है तब प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा हो। क्लियर बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यम का मान रेखीय आवर्धन अगर ऋणात्मक मात्रा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। और यदि यम का मान धनात्मक मात्रा है तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। चलिए तीसरा पॉइंट, यदि यम बराबर 1 तब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर। चौथा पॉइंट, यदि यम का मान आया 1 से अधिक तब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक होगी। पांचवा पॉइंट, यदि यम इज लेस देन 1 तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम होगी। क्लियर बच्चों? ये चीज याद रखना, यदि यम का मान ऋणात्मक तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। अगर यम का मान धनात्मक तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। और यदि यम बराबर प्लस धनात्मक मात्रा है, सॉरी, यदि यम बराबर 1 तो आई बराबर ओ और यम इज ग्रेटर। तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, हम लोग समझते हैं कैसे। आई बराबर ओ, चलिए मान लेते हैं प्रतिबिंब की लंबाई मान लेते हैं 2 और ओ भी मान लेते हैं कितना? 2। तो सीधी सी बात बच्चों, यम बराबर कितना आया? आई अपान ओ से आई टू अपान क्यू बराबर कितना? 1। समझ में? यम बराबर 1 होगा तो इसका मतलब आई और ओ का मान बराबर। क्लियर? चलिए दूसरा इसी तरीके से समझते हैं कि आई का मान जो है ज्यादा कर देते हैं, ओ का मान 1 कर देते हैं। तो यम बराबर कितना होगा? 2/1 मतलब 2। इसका मतलब यम बराबर कितना आ गया? 2। और जो कि यम बराबर 2 है इसका मतलब यह जो है 2 1 से अधिक है। m का मान 1 से अधिक है कि नहीं? 2 इज ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से हम उल्टा कर देंगे तो m बराबर 1/2 जो कि 1 से कम होगा। चलिए देख लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अगर m का मान 1 से अधिक होता है तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक होगा, श्योर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि हम i का मान ले लेते हैं बच्चों 1 और o का मान ले लेते हैं 2 तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1/2 और अर्थात एक भाग करेंगे 0.5 और ये जो 0.5 आया m का मान, ये तो 1 से कम है बच्चों, तो 0.5 इज लेस देन 1। यही तो कह रहा है कि यदि m का मान 1 से कम है तो i का मान क्या होगा? o से कम होगा, श्योर है। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट आप कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल के लिए बच्चों ध्यान देना, आंकिक प्रश्न के लिए, आंकिक प्रश्न के लिए
बहुत अच्छा टिप्स है, याद रखोगे कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा भाई। न्यूमेरिकल कराएंगे कल, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। चलिए कॉपी करते हैं, हो गया। छठा पॉइंट, प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए, प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए लाइट करिए बच्चों, 1 मिनट। ठीक है, दिख रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए हम यम का मान ज्ञात करते हैं, यम का मान ज्ञात करते हैं। क्लियर? यम का मान ज्ञात करके कैसे पता चलेगा प्रतिबिंब? नहीं, ऋणात्मक में आया तो वास्तविक में उल्टा, धनात्मक में आया तो आभासी और सीधा। 7वां पॉइंट, प्रतिबिंब के आकार के लिए, प्रतिबिंब के आकार के लिए हम आई का मान ज्ञात करेंगे, आई का मान ज्ञात करते हैं। क्लियर भाई? आई निकालेंगे भाई, वो दिया रहेगा, मान लो जो भी दिया रहे तो, और आई का मान आ गया 4, तो सीधी सी बात 2 गुना हो गया। क्लियर? आई का मान। 8वां पॉइंट, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हम V का मान ज्ञात करते हैं। क्लियर बच्चों? ध्यान देना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन केवल 3 ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब का आकार बताइए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, प्रतिबिंब की प्रकृति हम यम का मान ज्ञात करेंगे, वहां क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे, चाहे जैसे भी यम का मान निकालना। प्रतिबिंब के आकार के लिए आई का मान ज्ञात करेंगे हम, और प्रतिबिंब की स्थिति के लिए वी का मान ज्ञात करेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, मिटा देते हैं। चलिए कितना पॉइंट हुआ बच्चों? 9वां पॉइंट देखते हैं। आंकिक प्रश्न में जिसका मान ज्ञात करना हो, जिसका मान ज्ञात करना हो, उसे चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। यह चिन्ह के साथ स्वयं निकल कर आएगा, यह चिन्ह के साथ स्वयं निकल कर आता है। क्लियर बच्चों? जैसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछ लिया आपको, V का मान याद करना है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम जैसे f का मान रखे u का मान चिन्ह के साथ, हम v को भी क्या कर देते हैं, नेगेटिव में कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ से गलत हो जाएगा सवाल। जिसका मान ज्ञात करना हो उसे चिन्ह सहित नहीं रखते, वो स्वयं निकल कर आता है। क्लियर? और जिसका मान ज्ञात हो, 10वां पॉइंट, जिसका मान ज्ञात हो उसे चिन्ह सहित रखते हैं, उसे चिन्ह सहित रखते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये थे 10 पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बच्चे याद रखना, एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
गारंटी लेता हूँ। आप लोग मेहनत करिए अच्छे से और तैयार करते चलिए, एक कंटिन्यूटी बनाकर और एक नोट्स तैयार करते चलिए। कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, सब पढ़ाएंगे। 10 और 12 का जितना भी मटेरियल है सब पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़े। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेहनत करिए और नए बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए जरूर कि वीडियो कैसे लगा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण का उपयोग, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करना है, उसके बाद फिर चैप्टर को खत्म करते हैं इसको। क्लियर? तो थैंक यू।